मैं रेडियो स्नेही से आनंद प्रकाश। चूँकि आज के कोरोना के इस दौर में बहुत सारी दयनीय परिस्थितियाँ लोगों के सामने आ गई हैं और इसी में जो मानव तस्करी है उससे भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और इसके लिए वो रेलवे को निशाना बना रहे हैं। तो आइए आज हम इसी टॉपिक को लेके बात करेंगे। आज सिवान के रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह जी से और जानेंगे कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए यानी मानव तस्करी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है। इस रेल के माध्यम से जो बच्चे ले जाए जाते हैं कहाँ तक उनको उन्होंने पकड़ा है और उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाया है और इस पर कौन कौन सी कार्रवाई की है। आइए सुनते हैं उनसे खास बातचीत में। आज रेडियो स्नेही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिवान बिहार सिवान जिला के सिवान जंक्शन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर के कार्यालय में अपने टीम के साथ आई हुई है और श्री अजय कुमार सिंह इंस्पेक्टर आरपीएफ पोस्ट सिवान जंक्शन पर पदस्थ हैं। उनके कार्यालय में रेडियो स्नेही की टीम आई हुई है। यूनिसेफ के कार्यक्रम के तहत एक विशेष साक्षात्कार लेने के लिए हम पधारे हुए हैं। मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों को बता दूं कि ये वाराणसी मंडल के अधीन आता है और इसका जोनल कार्यालय गोरखपुर है। सर, आज के परिचर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, यूनिसेफ का एक कार्यक्रम है जो रेडियो स्नेही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिवान को प्रोजेक्ट मिला है। इसमें एक विषय है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। और मानव तस्करी का जो बहुत बड़ा एक माध्यम है उसका रेलवे भी अगर परसेंटेज देखेंगे तो रेलवे भी 60% के आसपास आता है कि रेलवे के माध्यम से, रेल यात्री के माध्यम से मानव तस्करी होती है, चाहे वो बाल श्रमिक के रूप में हो या अन्य रूप में हो, या टीनेजर एज की छात्राएँ या छात्र घरों से नाराज होकर भाग जाते हैं। वह भी एक तरह का अगर भूले भटके भी आ गए तो वो तस्करों के हाथ न लग जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं और आपके यहाँ क्या क्या कानूनी प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 स्पष्ट दर्शाता है कि इस देश में मानव तस्करी पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए और ये एक जघन्य अपराध है। आज के समय में मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा अपराध बन चुका है और ट्रेन एक सशक्त माध्यम बन गया है जिससे उक्त घटना को अंजाम दिया जाता है। वैसे में 2018 में स्पष्ट रूप से रेलवे बोर्ड के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया था कि केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड इन कॉन्टैक्ट विथ रेलवे के संपर्क में कोई ऐसा बच्चा अगर आता है उसके लिए स्पष्ट रूप से रेलवे बोर्ड द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था और इसके अंतर्गत एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एडॉप्ट करने के लिए कहा गया था सारे रेल कर्मियों को, ताकि जो भी बच्चे रेलवे परिसर में घर से भाग के आते हैं, किसी अपराधी के द्वारा ट्रैफिक करके उसको ले जाया जाता है या उनको प्रत्यक्ष रूप से रेलवे में छोड़ दिया जाता है, ऐसे बच्चों को किस तरह से उसका संरक्षण किया जा सके, कैसे उनका रेस्क्यू किया जा सके, कैसे उनका रिहेबिलिटेशन किया जा सके, इसके लिए स्पष्ट रूप से गाइडलाइन संबंधित एसओपी में दिया गया है। हम लोग आरपीएफ को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि जो भी गाड़ियां यहाँ जाती है या स्टेशन पर गश्त के दौरान कोई भी बच्चे अगर यहाँ दिखाई देते हैं जो ग्रुप में हो और समूह में हो, तो निश्चित रूप से उसकी संभावना रहती है कि इसे ट्रैफिक करके ले जाया जा रहा है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से धारा 24 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 14 वर्ष से किसी भी बच्चे को कोई भी मुश्किल के कार्यों में, किसी भी फैक्ट्री में या कोई भी व्यापार में उसको संलिप्त नहीं किया जा सकता है। अतः भारतीय संविधान द्वारा दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत आरपीएफ प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रही है। 2018 में अवध असम एक्सप्रेस में एक महिला और 4 बच्चों को
ट्रैफिक करके ले जाया जा रहा था। उसके संबंध में ट्विटर कंप्लेन प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर आरपीएफ पोस्ट सिवान के द्वारा उस ट्रेन के सिवान स्टेशन पर आने पर सारे बच्चों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उसे मेघालय पुलिस को सुपुर्द किया गया। ये बहुत ही सराहनीय कार्य था। इस मंथ भी जून 2021 जून की बात है, जब गुवाहाटी एसपी के द्वारा हमारे कंट्रोल को यह सूचना प्राप्त हुई कि अवध असम एक्सप्रेस से एक बच्चे नाम अजय दास उम्र 22 वर्ष को ट्रैफिक करके ले जाया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर सिवान स्टेशन पर इसकी सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद छपरा जीआरपी, छपरा आरपीएफ तथा सिवान आरपीएफ सिवान जीआरपी द्वारा हरिश्चंद्र जो उसकी ट्रैफिक करता था उसको और संबंधित बच्चों को रेस्क्यू किया गया और जीआरपी छपरा में उनको भेज करके और मामले का पंजीकरण कराया गया। निश्चित रूप से आरपीएफ के द्वारा बहुत प्रभावकारी ढंग से काम किया जा रहा है। कोई भी बच्चे अगर यहाँ मिलते हैं तो उनको उचित माहौल में, अच्छे सुखद माहौल में उसे रखा जाता है। जो भी बच्चे मिलते हैं उनका स्टेशन मास्टर की डायरी उसमें मेंटेन की जाती है। उनको फोटो के सहित उस बच्चे का पूरा नाम और पता वहाँ हैंडओवर उसमें मेंशन किया जाता है। उसके बाद आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा बच्चों को हैंडओवर करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तदुपरांत आरपीएफ और जीआरपी द्वारा बच्चों को सारी बुनियादी सुख सुविधा उपलब्ध कराते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष उपस्थित करते हुए उन बच्चों को वहाँ पूरे सम्मान और इज्जत के साथ उन्हें रखा जाता है। मुझे एक घटना की जानकारी है। जब रेडियो स्नेही सामुदायिक रेडियो स्टेशन ही जब विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का संचालन कर रही थी तो एक बच्चा जो है बालक विद्यार्थी भटक के आ गया था और बड़ा फ्रेंडली बिहेव करते हुए आपके कांस्टेबल ने छपरा से आपको इन्फॉर्म किया था और छपरा से फ्रेंडली बिहेव करते हुए लाया और आपने बताया था कि पहले इस बच्चे को होटल ले जाओ, भरपेट खाना खिलाओ, उसके बाद ही पोस्ट पर लाना है। नहीं, बिल्कुल। कोई भी बच्चे अगर उपस्थित होते हैं तो पता नहीं वो कितने दिन से भूखे हैं, उनके पास पैसे रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अतः जैसे ही लाते हैं उनके अच्छे माहौल में और उनको कम से कम खाना सबसे पहले खिलाया जाता है और कोशिश की जाती है कि उनके घर वालों की सूचनाएं उनको सब दी जाए। सारी सुविधाएं जो भी बच्चे प्राप्त होते हैं उनको उपलब्ध कराई जाती है। अगर कोई बच्चा अपना नाम पता नहीं बता सकता है या गूंगा हो, एक बच्चा बलिया साइड का भी आया था, उत्तर प्रदेश का, जो बलिया से चलकर आ गया था, गूंगा था, जो आपने हमको यानी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान सिवान को हैंड ओवर किया था, तो डल माइंडेड था। उसकी आइडेंटिफाई हम लोग किए, करने के बाद CWC के द्वारा आदेश प्राप्त करके उस बच्चे के अभिभावक को हैंड सुपुर्द किया गया। आपकी कार्यशैली तो बड़ी अच्छी रही है और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह आप कार्य करते रहें। लेकिन जब महिला तस्करी की बातें जब आती है तो उसमें आप लोग क्या करते हैं? महिला तस्करी की जब बातें आती हैं और कोई भी बच्ची या कोई महिला अगर रेस्क्यू किया जाता है तो सबसे पहले उसके एंट्री स्टेशन मास्टर ऑफिस में ले जाकर के संबंधित रजिस्टरों में करते हैं। साथ ही उन महिला को थाने पे नहीं लाते हैं, वहाँ वेटिंग हॉल में ही आरपीएफ महिला कर्मी या जीआरपी महिला कर्मी या दोनों में से कोई महिला नहीं हो तो एक महिला एम्प्लाई के संरक्षण में ही उन्हें रखा जाता है। सारी सुविधाएं महिलाओं की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए वहाँ रखा जाता है, वेटिंग हॉल में रखा जाता है। उसके बाद उन्हें CWC के समक्ष उसे प्रोड्यूस किया जाता है। पुनः उनके द्वारा काउंसलिंग करने के बाद पूरा मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्हें संबंधित शेल्टर होम में उन्हें भेजा जाता है। या उनके विभाग का असर आते हैं तो आप हैंड ओवर CWC कर देती है। सर, एक छोटा सा और सवाल है। कोविड-19 के पीरियड में जब पहली बार ट्रेन चली और आप ही यहाँ के इंस्पेक्टर थे और ये जो गाइडलाइन थी भारत सरकार का कि कैसे यात्री को उतारना है, फिर इसकी कैसे जो है कोविड-19 की टेस्ट करानी है, फिर कैसे जो है अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो इसको कहाँ आइसोलेट किए जाएंगे, उसका कैसे आपने पालन किया? इतना जो पहली ट्रेन जो आई थी उसके अंदर कैसे आपने उस ट्रेन को संचालित कर लिया? उतनी भीड़ को भोजन भी देना, नाश्ता देना, पंक्तिबद्ध होकर सीरियली जो है जाँच करना, मेडिकल टीम के साथ एडजस्ट किए, आप ये बताएं जरा। कोविड-19 की जो विभीषिका थी निश्चित रूप से काफ़ी विचलित कर देने वाली थी। वैसी स्थितियों में एकाएक ट्रेन के परिचालन के बंद होने के उपरांत कई महीनों के बाद जब स्टेशन पर आने की सूचना हुई और सबके सब श्रमिक एक्सप्रेस सब आ रहे थे
और तो इस समय काफ़ी भय का माहौल था, लेकिन विषम स्थितियों में भी धैर्य का पालन किया गया। लहरों ने ठानी है कश्ती डुबोने की, लेकिन दिल में भरोसा है कि दरिया पार करना है। अतः विषम स्थितियों में भी किस तरह से धैर्य से पालन किया जा सके, जो भी प्रॉपर गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा दी गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, सारे रेल कर्मियों को, आरपीएफ को फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में थे, अतः उनको पूरा निर्देश दिया गया था। और विषम स्थितियों में भी धैर्यपूर्वक का पालन करते हुए सारे यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग से उतारा जाना, उसको सही ढंग से सैनिटाइज कराना, सबका स्क्रीनिंग कराना, उसके बाद सबको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। जिला प्रशासन के साथ, राज्य सरकारों की पुलिस एजेंसी के साथ और केंद्र सरकार की सारी एजेंसियों के साथ एक अच्छा सा समन्वय करते हुए इस विषम परिस्थितियों को धैर्य के साथ एक बेहतर प्रबंधन का इस्तेमाल करते हुए कार्य को किया गया। और निश्चित रूप से इसमें 100% सफलता मिली और सही ढंग से जो भी लोग आए सीवान स्टेशन के पे वो सही ढंग से अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान की। मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बता दूं कि उस समय जब पहली ट्रेन आई थी उसके एक दिन पूर्व हमारे जिला दंडाधिकारी श्री अमित कुमार पांडे स्वतः निरीक्षण करने आए थे और साथ ही हमारे आरक्षी अधीक्षक जो वर्तमान में अभिनव कुमार है वह भी आए थे और मेडिकल की एक टीम आई हुई थी कि प्लेटफॉर्म पर कैसे व्यवस्था की गई है। उन्होंने निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अपनी प्रसन्नता जाहिर की कि आपने भारत सरकार का रेलवे जो है पूर्ण टीम की पालन कर रही है, गाइडलाइन का पालन कर रही है। सर, एक छोटा सा सवाल आपसे है, आप आरक्षी बल है, आपके पास आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं और वाराणसी जोन में है, आपके अधीन जो भी पदाधिकारी या जो भी कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर है, क्या उनका 100% वैक्सीनेशन हो चुका है? बिल्कुल, यहाँ लगभग 45 बल कर्मी यहाँ हैं और 45 सारे बल कर्मियों का सेकेंड डोज सहित 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है। मैं ये उम्मीद करूं कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों की, जो भी आरक्षी बल है, जो भी कर्मचारी पदाधिकारी है, वे भी वैक्सीनेट कर दिए होंगे परिवार के। बिल्कुल, यहाँ 100% उनके फैमिली के मेंबर भी वैक्सीनेट हुए हैं कि नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है, क्योंकि हर वर्ग सदस्यों की हर जिम्मेदारी है कि स्वयं ही नहीं, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो 100% वैक्सीनेशन को पूर्णतः पूरा करेंगे, तभी ये समाज और ये देश कोविड से मुक्त हो सकेगा। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि यूनिसेफ कार्यक्रम एक परियोजना के तहत आज आरपीएफ के इंस्पेक्टर श्री अजय कुमार सिंह के कार्यालय में रेडियो सनई सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिवान की पूरी टीम आई हुई है और इनका साक्षात्कार ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत बहुत आभार आपकी टीम का। थैंक यू सर।